नमस्कार, मैं मोहम्मद फैजल अहमद, दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र का मैं उम्मीदवार हूं, प्रत्याशी हूं और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने काफ़ी भरोसे के साथ हमें अपना उम्मीदवार दार्जिलिंग क्षेत्र से बनाने का काम किया है। मैं उनका बहुत ही आभार हूं कि उन्होंने हमारी प्रतिभा को, हमारे राजनीतिक को एक प्लेटफॉर्म दिया। आज की जो प्रेस वार्ता हमने बुलाई है कि जिस तरह के हालात हमारे सिलीगुड़ी में हो या दार्जिलिंग पहाड़ में, और इन दोनों इलाकों की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। जो पहाड़वासी है वो गोरखालैंड का जो है समर्थन चाहते हैं, और सिलीगुड़ी में जो है देखिए यहाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पेयजल का समस्या है, ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा समस्या है, और जितने भी हमारे दलित, हमारे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको कोई भी फायदा राज्य सरकार से नहीं मिला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह बहन मायावती जी ने हमें विश्वास करके अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। हमारे पार्टी के वरीय सदस्य हैं उत्तर बंगाल से, मैं इनका भी स्वागत करता हूं कि जब से मैं उम्मीदवार घोषित हुआ हूं पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रदीप रॉय साहब हैं जो हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, ये मंजूर खान साहब हैं जो हमारे जो मुस्लिम समुदाय धर्म गुरु में से एक गुरु ये भी हैं जिनका समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए, लोकसभा जो चुनाव है एक ये महापर्व है, और लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ना यह भी एक लोकतंत्र की जो है खूबसूरती है। तो मुद्दे काफ़ी हैं, क्योंकि जो चुनाव लड़ा जाता है वो कहीं ना कोई मुद्दे को लेकर के ही लड़ा जाता है। सबसे पहले तो हमारा मांग है कि सिलीगुड़ी को जो है पूर्ण जिला घोषित किया जाए, क्योंकि किसी भी काम को लेकर के हम सभी जनता को इतनी परेशानी होती है दार्जिलिंग जाने में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दार्जिलिंग में है। कल मैं दार्जिलिंग गया हुआ था डीएम ऑफिस, अपने राजनीतिक काम से मैं गया हुआ था। 6 घंटा हम लोग जाम में फंसे रहे और 3 बजे कार्यालय पहुंचे, जबकि यहाँ से हम 8-8:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे। तो बहुत सारी इश्यूज है। तो हमारी सबसे पहले मांग है और यहाँ की जनता से हमारा अनुरोध है कि आप लोग जो मतदान करेंगे आपने भाजपा को, तृणमूल कांग्रेस को और पहाड़ पे भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी आप लोगों ने जो है जिताने का काम किया था। लेकिन कोई भी जो भी वादा किया गया था भाजपा के द्वारा हो, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा हो, कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प के रूप में यहाँ की जनता के लिए आई है, और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी को समर्थन मिलेगा और हम मुद्दों के साथ जो है जनता के बीच में जरूर दिखेंगे। एनी क्वेश्चन? आपको कहाँ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से दिया गया? जी जी जी। तो आपको क्या लग रहा है जो सिलीगुड़ी को आप कितना सा अगर जीत जाए कितना सुधार सकते हैं? देखिए, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि मैं भी सिलीगुड़ी वासी हूं और किस तरह आप लोग भी परेशानी का सामना करते हैं वो हमें भी एहसास है, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाता हूं। यहाँ ट्रैफिक को लेके हो या जो भी योजनाएं जो सरकार की होती है वो हम लोग को मिल नहीं पाता। अगर यहाँ की जनता हमें अपना मुखिया, अपना सांसद हमें चुनती है तो सबसे पहले तो सिलीगुड़ी को हम लोग स्मार्ट सिटी के रूप में और एक विकसित नया हमारा जो सिलीगुड़ी शहर हो, और खासकर जो क्रिकेट खिलाड़ी हमारे हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है यहाँ स्टेडियम नहीं है, खिलाड़ियों को जो है ट्रेनिंग लेने के लिए दूर दूर दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। अब हमारे जो युवा साथी हैं वो पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठे हुए रहते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, सड़क से सदन तक हम लड़ने का काम करेंगे। महिला हमारी जो है, जो महिला हमारी जो घर की फैमिली हो या जो महिला समुदाय है वो सुरक्षित नहीं है, वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि फोटो को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है मॉल में, कहीं पे बहुत सारी इश्यूज है जो महिला भी सुरक्षित नहीं है सिलीगुड़ी में। और खासकर यहाँ जो छात्र छात्राएं हमारे हैं वो भी परेशान रहते हैं, क्योंकि जो सुविधा राज्य सरकार से मिलना चाहिए वो अब तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। तो बहुत सारी समस्या है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र का, तो उसे मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब भी वोट आता है बहुत सारे राजनीतिक दल बोलते हैं क्लीन सिटी कर देंगे, जो जाम लगता है उसको मुक्त कर
दिया जाएगा। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है, आप यही बात बोल रहे हैं? देखिए, मैं वैसा जिस तरह आपने कहा, मैं उस तरह का नेता या उस तरह की हमारी पार्टी नहीं है। जिस तरह बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है, सारे समुदाय को सम्मान देने का काम किया है, जो भी धर्म है, सारे जो वहां के लोग हैं उनको समान हक जो है उनको दिया गया है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने अपना सांसद चुना था, उन्होंने भी कोई काम यहाँ नहीं किया है। वो तो हवाई वो सांसद घोषित हुए हैं, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, वो एक बाहरी प्रत्याशी बाहरी है वो, तो उनको यहाँ के बारे में पता नहीं है। और जिस तरह भाजपा के लोग गोरखालैंड अलग राज्य की स्थापना को लेकर के जो है एक सेंटिमेंटल जो है वो मुद्दा बनाते हैं, तो इस बार हमें लगता है कि पहाड़ की जो वोटर्स हैं और हमारे जो समतल तराई वोटर्स है वो जागरूक हो चुके हैं। वो अब एक नया विकल्प चाहते हैं, क्योंकि भाजपा ने ठगने का काम किया है। भाजपा लगातार यहाँ 15 साल से सांसद जो है उनके होते रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है और हमें लगता है कि भाजपा को मैं 5 लाख वोटों से यहाँ से हराऊंगा। हमारी लड़ाई जो है वो राजू से होगी। दार्जिलिंग महकुमा में सिलीगुड़ी महकुमा छोड़ के बाकी जो महकुमा है वहाँ पर आपका वोट कितना आएंगे और आप 5,000 के जो वोट लीड करेंगे वो बोल रहे हैं? मैंने 5,000 नहीं, मैंने 5 लाख की बात की है। देखिए, 17 लाख वोटर्स है, लेकिन पिछले साल 10 लाख के आसपास पोलिंग हुआ था। तो जिस तरह गोरखा समुदाय आपस में ही जो अवसरवादी नेता रहे हैं, कोई विमल गुरुंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनका मैं सम्मान करता हूं, विनय तमांग हो, अनित थापा हो, जो भी है, अभी जो कोई राज्य सरकार का खिलौना बना हुआ है, कोई केंद्र सरकार का जो है गुलाम बना हुआ है, तो ऐसे नेताओं को मैं जरूर जो है मैं जवाब देने का मैं काम करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है, जातिवाद पैदा करने का काम किया है और इस तरह का माहौल बना रखा है कि राजनीतिक करना भी अब दूभर हो गया है। इसलिए विकल्प के रूप में बसपा आई है और हमें लगता है यहाँ की जनता जरूर हमें अपना। अच्छा, आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? देखिए, मुद्दा स्थानीय मुद्दा, और मैं कहता हूं कि एक जगह के मुद्दा, जो भी मुद्दे होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं, क्योंकि पहाड़, शुरू से मैंने कहा कि पहाड़ का जो मुद्दा है वो गोरखालैंड का इश्यू है, और सिलीगुड़ी जो है समतल तराई डिवर्स के लोग हैं, हमारे सारे समुदाय के लोग हैं, उनकी भी अपनी अपनी समस्या है, क्योंकि उनको जो विकास होना चाहिए, उनका जो डेवलपिंग होना चाहिए था, जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो मूलभूत सुविधा नहीं मिली है। खासकर यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो, क्रिकेट स्टेडियम हो, लेकिन यहाँ जो भी स्टेडियम है यहाँ राजनीतिक का अखाड़ा बना दिया गया है। पॉलिटिकल यूज करते हैं, खिलाड़ी का मैच होता है, फुटबॉल होता है, कुछ भी होता है तो वो टूर्नामेंट कैंसिल करना पड़ता है। तो हमारा प्राथमिक होगा जीतने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी, इंटरनेशनल स्टेडियम और खिलाड़ियों को सम्मान मिले, और यहाँ की मतदाताओं को हम लोग जो है जो भी उनको जरूरत होगी वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप गोरखालैंड का समर्थन करते हैं कि नहीं? देखिए, गोरखालैंड एक आइडेंटिटी, एक पहचान को लेकर के उन लोगों के इश्यूज हैं, और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, बहन मायावती जी ने भी जो है कहा है कि हम उनके जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग हैं, और इलेक्शन के बाद फिर जो है हम लोग उस पर जो है हम लोग मंथन करेंगे। पुरुष, महिला अनि नानीहरूको निम्ति सबै प्रकारको रेडिमेड लुगाफाटा जस्तै साडी, कुर्ता, सुरुवाल, अन्डरगार्मेन्ट सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारको स्कुल युनिफर्म, सुट सुन्दर ढङ्गमा सिलाउन चाहनुहुन्छ भने सधैँ सम्पर्क गर्नुहोस् टुडेज टेलर, सोमबारी बजार, नियर गणेश धारा। कन्ट्याक्ट नम्बर 8617618308 अनि वाट्सएप नम्बर 9733134489। देखिए, ऐसा है कि 4 तारीख तक नॉमिनेशन करने का डेट है, और जो फॉर्मेलिटीज होती है वो हमने पूरा कर लिया है। हमें लगता है 1-2 दिन में अपने समर्थकों के साथ रणनीति बना करके हम लोग अपना जो है नामांकन और जो है दार्जिलिंग में डीएम के समक्ष हम लोग करेंगे। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का चुनौती आप लोगों को मिल रही है, ऐसे में आप यहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी जैसे पार्टियों के साथ आपका टक्कर आमना सामना होगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहन मायावती जी ने काफी सोच समझकर और अनुभवी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में दिए हैं, और ऐसे ऐसे प्रत्याशी आए हैं जो जनता का जनसैलाब उनके साथ है, और भाजपा हो या वहां जो भी समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस हो, वो लोग घबरा गए हैं, क्योंकि हम लोग जो है बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और पूरे देश में हमारी उम्मीदवारी हुई है, और आने वाले समय में हमारे देश की भावी प्रधानमंत्री बहन मायावती जी जरूर होंगी।
आप इससे पहले बीजेपी पार्टी से रहे, बीजेपी पार्टी को छोड़ने का क्या कारण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं था, क्योंकि अब मैं नए घर में हूं और एक उम्मीदवार भी मैं हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी में मैं गया था कि हमें सम्मान मिलेगा, एक मुस्लिम वर्ग से मैं आता हूं। लेकिन जिस तरह सिलीगुड़ी में जो खासकर संगठन बीजेपी संगठन है, वो 4 लॉबी में बटा हुआ है। शंकर घोष का लॉबी अलग है, नक्सलवादी मातीगढ़ के जो एमएलए आनंदमय है उनका अलग चल रहा है। तो भाजपा तो आपस की लड़ाई गुटबाजी में व्यस्त है। राजू बिष्ट जीतने नहीं जा रहे हैं और मैं उन लोगों का शिकार बनना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे भी ऑफर आया था कि आप हमारे लॉबी में आ जाओ। तो देखिए, मैं एक युवा हूं, यंगस्टर हूं, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो हमारे लिए भाजपा को मायने नहीं है। हमें बसपा ने जो है सम्मान देने का काम किया है और मैं बहन मायावती जी के उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जो है जीत हासिल इंडी गठबंधन में तमाम नेताएं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में दीदी जो है वो कहां से कैसे क्या कहते हैं, दीदी के जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात रही इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन तो दार्जिलिंग लोकसभा में अपना प्रत्याशी देने से भी पीछे हट गया। अभी तक सोच ही रहे हैं वो। जिस तरह राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है, तो सच में कांग्रेस जो है वो पप्पू है और उसके जो भी अलायंस है वो भी पप्पू ही है। चाहे शंकर मालाकार हो, चाहे विनय तमांग हो, वो सारे लोग अवसरवादी हैं। उनका यहाँ कोई भी दाल गलने वाला नहीं है। बीजेपी के खिलाफ है कि राजू बिष्ट के खिलाफ? देखिए, हमारी निजी लड़ाई किसी से नहीं है। हम मनोवादी जो शक्ति है उसके मैं खिलाफ हूं। जो विचारधारा है हिंदू मुस्लिम की जो बात करता है उसके मैं खिलाफ हूं। बंगाल में जो है बहन जी ने जो है अभी तत्काल जो है 40 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवारी दी है, जिसमें दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। जलपाईगुड़ी में भी हमारा जो है नॉमिनेशन हमारा हो चुका है। बहुत सारे उत्तर बंगाल में जहां भी फर्स्ट चरण में जो होने थे वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है और सेकेंड चरण में हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नामांकन हम लोग जो है नॉमिनेशन 2 दिन में करेंगे हम लोग और पूरी तैयारी के साथ। हमने सोचा कि यहाँ के जो हमारे स्थानीय जो लोग हैं, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, उनको हम संदेश तो मीडिया के माध्यम से ही दिया जाता है। जी। जो भी स्थान है, चाहे वो आप एमपी के लिए अभी लड़ेंगे जी, लेकिन उद्देश्य तो होगा कि समाज सेवा करना। बिल्कुल। अगर आप इस लड़ाई में नहीं जीत पाते, आपका जितना भी मुद्दा है इस पे आप कैसे काम करेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि हम नहीं जीत पाएंगे, मैं उस तरह का प्रत्याशी नहीं हूं जो पहले मैं हार जाऊं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई नहीं है, नॉमिनेशन सबका शुरू है। नॉमिनेशन जिसका भी क्लियरेंस होगा मैदान में वही प्रत्याशी दिखेंगे। और आप सब भी जानते हैं, यहाँ की आवाम भी जानती है कि मैं हमेशा अपनी पॉलिटिक्स की है। अगर मुझे कुछ और जगह आप लोग दिख सकते थे, ये टीएमसी में मैं मलाई खाने के लिए जा सकता था, भाजपा में मैं जा सकता था, जाता तो वहां कुछ और जो है हमें प्राप्त होता। लेकिन हमने सोच समझ के बसपा ज्वाइन किया है और नीति संघर्ष करना हम जानते हैं, क्योंकि मैं एक युवा हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। भले ही मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाऊं, क्योंकि मैंने बताया कि मनोवादी जो शक्तियां हैं वो परेशान, एक शैतान लोग हैं, वो लोग परेशान करना चाहते हैं। ऐसी चुनौतियों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। और यहाँ की जनता मैं जानता हूं कि जागरूक हो चुकी है। यहाँ के हमारे जो मतदाता हैं वो फिर से भाजपा को मौका देने नहीं जा रहे हैं, ना टीएमसी को देने जा रहे हैं, क्योंकि 5 साल जो भाजपा ने 15 साल राज किया है पार्लियामेंट्री क्षेत्र में, सिर्फ कागज पे काम हुआ है। पहाड़ पे जाते हैं वो लोग तो कहते हैं गोरखालैंड यूटी 6ठी अनुसूचित सुबह शाम बनने जा रहा है, लेकिन हमारे भोले भाले जो गोरखा समुदाय है वो बेचारे वो मतलब एक भोलेपन का शिकार हो जाते हैं कि वोट दे देते हैं गोरखालैंड के नाम पे, लेकिन गोरखालैंड उनको मिलता नहीं है। लेकिन मैं सच कहूं तो गोरखा वासियों को उनके सम्मान, उनके आइडेंटिटी की जरूरत है। जब बिहार से झारखंड हो सकता है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो सकता है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हो सकता है, जो मांग है वो जायज है और हमें लगता है कि उस ओर मैं भी बढ़ूंगा भविष्य में जरूर। देखिए, मैं आम जनता से यही आह्वान मैं करता हूं, आप लोग किसी के दबाव में ना आए। अगर आप 5 साल, ये 5 साल हमारा अहम है, अगर आप युवाओं के, अपने घर के छोटे छोटे बच्चे का एजुकेशन, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण, सारा समाज सुरक्षित हो, दलाली कहीं भी ना दिखे, जो जमीन बेचा जा रहा है, बहुत सारे लोग दलाल बने हुए हैं, जो वीआईपी भी कुछ उसमें शामिल होते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे सबके अपने अपने फंडे होते हैं। तो ऐसे जो अवसरवादी पॉलिटिशियन है उन लोगों को जो है यहाँ से हटाया जाए और नया चेहरा, और हम चाहते हैं कि हमारे आवाम में और भी जो नौजवान है वो भी एमएलए, एमपी, काउंसलर, मेयर, डिप्टी मेयर सब बनने का काम करें, ताकि जो भी अवसरवादी लोग हैं उनको हटाया जा सके। जहां तक अवसरवादी की बात है, आप भाजपा को छोड़कर के बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, इसमें भी कुछ आपको अवसर दिख रहा होगा तभी आप आए हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना, देखिए सम्मान की बात होती है। अगर हमें सम्मान किसी घर में मिल रहा है तो हम स्वीकार करेंगे।
अगर मैं, ठीक है हमसे गलती हुई, मैं भाजपा गया, भाजपा में मैं गया कि मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन घर में रहने के बाद ही पता चलता है कि घर का माहौल क्या है। तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस में भी युवा और पुराने लोगों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी किसी से भी निजी लड़ाई हमारी नहीं है, मुद्दों पे मैं आया हूं, मुद्दे पे हम लड़ेंगे। आप गोरखालैंड को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। दूसरा जिला में राजवंशी समुदाय के कोचबिहार को भी अलग स्टेट मांग करते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजवंशी समुदाय जो है मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी जो मांगे हैं अपनी जगह पे वो जायज है, सही है, लेकिन अब बंगाल को तोड़ के गोरखालैंड के बाद आप कामतापुरी, बहुत सारे, इतना नहीं हो सकता, क्योंकि जो गोरखालैंड इश्यूज है हमें लगता है सदियों पुराना है और हमें लगता है कि उस पर कुछ काम करना चाहिए। हाँ जी, दिल्ली में इस बार किसका सीट है? दिल्ली में इस बार कौन बैठना चाहते हैं? दिल्ली राज्य की बात कर रहे हैं या सेंट्रल की बात कर रहे हैं? देखिए, सेंट्रल में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मोदी जी जिस तरह हवाई डिजिटल इंडिया, ना जाने बहुत सारे वादे किए थे हमारे आवाम को कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हम साल में 2 करोड़ की नौकरी देंगे, विदेशों से काला धन हम लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए हम दे देंगे। भैया 15 लाख तो मिला नहीं हम लोग को, नौकरी हमें मिली नहीं। अगर नौकरी मिली रहती तो आज मैं यहाँ माला पहन के मैं नेता में नहीं बनता। मैं क्रिकेट के कोटे से, चूंकि मैं क्रिकेटर रहा हूं, तो मैं भी कहीं ना कहीं नौकरी लिया रहता, मुझे भी नौकरी नहीं मिली और इसलिए हमने जो है ये नया चेहरा बनने की जो है कोशिश की है। तो नरेंद्र मोदी फ्लॉप होंगे, उनका कोई विजन नहीं रहा और नया विचारधारा बहन मायावती जी के नेतृत्व में हम लोग नए चेहरे के रूप में जो है देश हमें स्वीकृति जरूर दे। यहाँ गोरखा जो वासी हमारे हैं, जिनका देश की आजादी में योगदान रहा है, बलिदान उन्होंने दिया है, देश की सुरक्षा को लेकर बात होती है तो गोरखा लोग ही उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, आगे होते हैं, प्रतिभा वाले होते हैं। तो हमें लगता है बिमल गुरुंग जी, देखिए मैं उनका सम्मान करता हूं, अच्छे व्यक्ति हैं और मैंने बताया ना, चाहे अनिल थापा हो या विनय तवांग, मेरी किसी से निजी लड़ाई नहीं है, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन जो भी अवसरवादी नेता अभी कुछ सालों में आए हैं उनका मैं विरोध करता हूं कि वो कहीं जाते हैं, कहते हैं गोरखालैंड के हम पगजर में हैं, लेकिन वो काम करते हैं राज्य सरकार से मिलके। अब सेंट्रल से जो राजू बिष्ट आते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तो संसद में जाता हूं, मुद्दा उठाता रहता हूं। अरे भैया, जनता ने आपको चुना है समाज की समस्या को उठाने के लिए, आपने कोई एहसान नहीं किया। आपने झूठ बोला गोरखा वासियों से कि गोरखालैंड हम लोग देंगे और आपके प्रधानमंत्री ने भी कहा था गोरखाओं का सपना हमारा सपना है। उन सपनाओं का क्या हो गया भाई साहब? ये तो जवाब जनता जानना चाहती है। देखिए, लास्ट में अब यही है कि इलेक्शन है और मुद्दों के साथ मैं जनता के बीच में जाऊंगा। यहाँ की जो आवाम है हमें अपना आशीर्वाद दे, अपना जो वोट है वो सोच समझ के दें, मनोवादी जो शक्ति है उससे दूर रहे। प्रणिता इन्फर्मेसन एन्ड कलेक्सन सेन्टरमा सुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, थाइरोइड अनि युरिन टेस्ट सँगै सबै प्रकारको टेस्टहरूमा 10% डिस्काउन्ट चलिरहेको छ। सिटी स्क्यान, युएसजी, डाक्टर काउन्सिलिङको निम्ति अनि विभिन्न मेडिकल लाइनको जानकारी चाहिएमा निसङ्कोच प्रणिता इन्फर्मेसन एन्ड कलेक्सन सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोस्, जहाँ कुनै पनि बिरामीको जाँच गराउनको निम्ति जनरल फिजिशियन डाक्टर पुष्कर राज, डाक्टर सुभद्र मुखर्जी, होमियोपेथिक फिजिशियन डाक्टर प्रदीप्त आद्य लगायत डेन्टिस्ट डाक्टर उपलब्ध छ। यसका साथै टेस्ट सम्बन्धित ट्रेनिङ, फ्री होम सर्भिस सँगै समय समयमा फ्री हेल्थ क्याम्प पनि गराइन्छ। थप जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रणिता इन्फर्मेसन एन्ड कलेक्सन सेन्टर, सम्बरी बजार, गोरुबथान, नियर गणेश धारा। कन्ट्याक्ट नम्बर 8250030060 अनि 96798782227।